ओवरऑल मिनरल्स को डिस्कस करते हैं और जो इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ है ना, मतलब सारे यूक्यूज़ साथ वो कवर कर लेंगे। यहाँ पर ना हमने ये चीज़ें जो हैं ये सारी याद करनी होती है। अब इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम बोन्स के कैल्शियम के जो फंक्शन हैं वो तो सही यूक्यू है ना, तो कैल्शियम के फंक्शन हमने सारे याद करने हैं। इसके फंक्शंस जो हैं वो हमने इस तरह याद करेंगे कि मसल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, कि मसल इंटीग्रिटी और परमेबिलिटी को मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद है हार्ट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, कि हार्ट के जो एक्शन है उसके लिए ज़रूरी होता है और सिस्टली को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। और बोन और टीथ के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर एक कैल्शियम रिजर्वायर और कर रहा होता है, बना रहा होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्मेशन ये कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है कि ये तीन एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप आ जाता है कि एंजाइम्स का, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिसकी एक्टिवेशन ये कर रहा होता है। जैसे हमारे पास लाइपेजेस आ जाते हैं, एटीपीएस आ जाते हैं और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है। उसके बाद कैलमोडुलिन के साथ ही मिलकर अपना काम कर रहा होता है और जो कि डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करिए, जिसमें मायसिन काइनेज, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज A2, प्रोटीन काइनेज AC, प्रोटीन कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस एक्सेट्रा। और हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम आता है तो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है वो करा रहा है, मेंटेन करता है परमेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंटेग्रिटी बेसिकली जो मेम्ब्रेन की और उसकी परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। ब्लड में कोएगुलेशन करा रहा होता है, नर्व के अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करा रहा है, मैसेंजर यानी ये एक्ट कर रहा होता है एज अ सेकंड मैसेंजर के तौर पर, ठीक है। और सेक्रेटरी प्रोसेस यानी जो एंडोसाइटोसिस हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, सेल मोबिलिटी हो रही है, या फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी को ये करा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा होता है। अच्छा, इसका आरडीए और जो हमारे पास फास्फोरस है उसका आरडीए सेम है, 0.8 से 0.1। इन दोनों का आरडीए इस तरह याद कर लिया, ठीक है। इसके जो आ जाते हैं फिर वो मिल्क प्रोडक्ट, लीफी वेजिटेबल बीन आ जाते हैं इसमें। जो है बीन्स को निकाल के सीरियल्स डाल देने, इसकी वजह से भी सेम वो बीमारियाँ हो रही हैं। और इस फॉस्फोरस जहाँ प्रेजेंट होता है बोन टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स हमें याद आते हैं कि ATP, ADP, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरस बफर सिस्टम याद रखना है, फॉस्फेट बफर सिस्टम। और कंपोनेंट होता है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के को एंजाइम का, जैसे ADP, AMP और NAD वगैरह हो गए। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड वगैरह को एंजाइम होता है, ये मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके बाद आ जाता है कि मैग्नीशियम ना मसल फंक्शन कर रहा होता है, और ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में अरेंज है। बोन के अंदर सबसे ज़्यादा ये, फिर ये प्रेजेंट होता है, टीथ के अंदर भी, ठीक है। तो बोन टीथ इन तीनों में लिख देना है, ठीक है। इन तीनों की कॉमन चीज़ है बोन एंड टीथ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अच्छा सही है, उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम जो है ना वो डिफरेंट एंजाइम को कोफैक्टर भी होता है, जैसे हेक्सोकाइनेजेस या एडिनाइलेट साइक्लेज और ग्लूकोकाइनेज वगैरह। ना मसल फंक्शन भी ये करा रहा होता है, और इसके जो कम होने की वजह से न्यूरोमस्कुलर वीकनेस या इरिटेशन होगी। और इसका जो है ना मैग्नीशियम का याद रखना, मैग्नीशियम सबसे डिफरेंट है, मतलब हमने सिर्फ ये मैक्रो वाले याद कर लें तो आई थिंक गुजारा हो जाएगा। तो 300 से 350 mg पर डे होता है, ठीक है। और इसका जो काम है ना वो हमने सीरियल भी डाल देने हैं, वेजिटेबल भी डाल देने हैं, फ्रूट एक्स्ट्रा डालने हैं, और बाकी ऊपर का मिल्क भी ले आने, ठीक है। मिल्क, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, लीफ ही निकाल देना, ओके। सोडियम, अब ना अच्छा सोडियम और पोटाशियम और जो क्लोरीन है ना, इसका हमने यूँ करना है कि ये जो होते हैं तीनों, इन तीनों का ना फंक्शन होता है, कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, यानी इनके वो है वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सस्टेनेबिलिटी, और न्यूरॉन और मसल का फंक्शन। ये सारे काम हैं जो कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन सब कर रहे हैं। अब कुछ काम है जो कि सोडियम और क्लोरीन कर रहे हैं, उनमें आ जाता है रीनल एंड इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज, अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके अलावा सोडियम जो है फ्लूइड्स को रेगुलेट कर रहा होता है, हार्ट बीट को इनिशिएट और रेगुलेट कर रहा होता है, जो कि हमें हार्ट मसल फिजियोलॉजी से पता लग जाता है। डेफिशिएंसी हमें नहीं पता, और इसके अंदर ओ आ रहा है सोडियम के अंदर, तो इसे 5 to 10 लिख देना है। 10 के अंदर 0 आ रहा है ना, तो ओ आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, क्लोरीन के अंदर ओ आ रहा है, 5 to 10 लिख देना है। पोटाशियम को काउंट नहीं करना, पोटाशियम को के से याद रखना है कि 3 या 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हम कहाँ थे, ये टेबल सॉल्ट, सॉल्टेड फूड्स वगैरह और वेजिटेबल के अंदर NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोटाशियम की बात करें तो अच्छा, ये चीफ केटाइन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, चीफ केटाइन ऑफ द इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। पायरुवेट काइनेज प्रोटीन बायोसिंथेसिस वगैरह के अंदर इसके अलावा पोटेशियम होता है, या हार्ट जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट पोटेशियम हार्ट एक्टिविटी मेंटेन कर रहा होता है, मसल वीकनेस और मेंटल कन्फ्यूजन के अंदर पोटेशियम कम हुआ होता है, और पोटेशियम 3 से 4, ठीक है। फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के यही वाले फंक्शन और ये वाले फंक्शन बता के ना फिर हमने कहना है कि ये जो क्लोरीन क्लोराइड शिफ्ट के अंदर और सलाइवरी माइलेज की एक्टिवेशन क्लोराइड करा रहा होता है, ठीक है, और HCl की फॉर्मेशन, और ये क्लोरीन के अंदर वो आ रहा है, तो 5 to 10, ठीक है, और टेबल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है कि सल्फर जो होता है वो हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर, वाइटमिन के अंदर प्रेजेंट होता है, थायमिन जैसे बायोटिन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा गैग्स का कुछ कंपोनेंट और ये पैप्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोएडिनोसिन, फॉस्फोसल्फेट के अंदर गैग सिंथेसिस के अंदर यूज़ हो रहे थे, ट्रांसमिथाइलेशन जो एसिडिनोसाइल मेथियोनिन कराया था उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आयरन जो होता है ना, ये हीम प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जिन पे डाइट्रिक्स लगे हुए हैं ये यूक्यूज़ हैं। अच्छा, इम्यूनो कंपोनेंट मतलब इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है, पर ऑक्सीडेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है, और
जो कि किल कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को और फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। और इसके अलावा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन सिंथेसिस कर रहा है, साइटोक्रोम्स के अंदर रिप्रेजेंट सिंथेसिस नहीं सॉरी प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हीम एंड साइटोक्रोम्स एंड हीमोग्लोबिन। इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और 10 to 15 इसकी ये है। अच्छा, आयरन की भी 10 to 15 है, mg पर डे ही, और जिंक की भी mg पर डे है, ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास। अच्छा, तो इसका जो है ना ये सोर्सेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आयरन, कुकवेयर के अंदर, ड्राई फ्रूट के अंदर, मोलेसेस के अंदर, मिल्क लीफ के अंदर, वेजिटेबल, सीरियल, फिश, एप्पल, पल्सेस, ये मैं आगे दिखाती हूँ, वहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं। कॉपर जो होता है ना, कॉपर हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट एंजाइम के अंदर से साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, कैटालेस, ट्रायोसिन और आयरन ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। सेलुलोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन, जो कि एनिमल्स का ब्लड होता है उसके अंदर। और उसके बाद आ जाता है कि लाइसाइल ऑक्सीडेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लाइसिन को एलाइसिन के अंदर कन्वर्ट किया रहता है, अंदर इलास्टिन एंड कोलेजन, और उसके मेलानिन के अंदर फास्फोलिपिड सिंथेसिस के अंदर बोन और ना मसल डेवलपमेंट के अंदर होता है। और ये ऑर्गन मीट, सीरियल, लीफी वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया और या मैनकीस डिजीज़ या अगर मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है, विल्सन्स डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद आयोडीन आ जाता है, आयोडीन थायरॉक्सिन और थायरोनिन जो है उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है इनकी फॉर्मेशन के अंदर। इसकी अगर ऊपर नीचे हो इसकी जो है कंसनट्रेशन, तो उसकी वजह से केराटिनिज्म, गोइटर और मिक्सोडीमा हो जाता है। और ये प्रेजेंट होता है इन द वेजिटेबल्स, सी फूड्स में, और मतलब वेजिटेबल फ्रूट वो वाले जो कि सी के करीब उगते हैं और वाटर के अंदर, आयोडाइज सॉल्ट के अंदर तो प्रेजेंट ही होगा ही। उसके बाद आ जाता है को फैक्टर होता है डिफरेंट एंजाइम के लिए, जैसे हमारे पास आर्जिनिन, पायरुवेट या कार्बोक्सिलेट आ जाता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और गैग्स की सिंथेसिस करा रहा होता है मैग्नीज। और कॉपर जो है वो एच बी सिंथेसिस करा रहा था, ये जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करा रहा है और लिपिड पर ऑक्सीडेशन से रोक रहा है। और इसका जो सोर्स होता है वो लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स ही होते हैं। जिंक की अगर बात करें तो जिंक जो जिनके अंदर प्रेजेंट होता है वार्म सी से हम याद रख लेंगे कि वूंड हीलिंग के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा है, विटामिन ए के लेवल को मेंटेन कर रहा है और सेक्रेशन ऑफ द इंसुलिन करा रहा है। और एंजाइम का कोफैक्टर होता है, जो इंडियन एंजाइम का कोफैक्टर होता है उनके आगे डिहाइड्रोजनेज आता है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, उस तरह ही आ रहा है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और इसका जो लेवल है वो हमने इसके साथ याद किया था आयरन के साथ। और इसमें जो आ जाता है, जो इसके जो सोर्सेज हैं वो हम इस तरह याद रख लेंगे कि एम ई से हमारे पास आ जाता है मीट, ई से आ जाता है एग, और बी से आ जाता है बीन, एम से आ जाता है मिल्क, एन से आ जाता है नट्स और एफ से आ जाता है फिश। अच्छा, उसके बाद है मोलिब्डेनम जो एजेंथीन ऑक्सीडेज के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉपर की मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये मोलिब्डेनम। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 कोबालामीन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, और परनीशियस एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से, और ये फूड्स ऑफ एनिमल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन जो होता है ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम होता है, इनोलेज उसको इनिबिट कर रहा होता है, और बोन और टीथ फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, और वाटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और इसकी कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और डेंटल कैरीज हो जाती हैं। और सेलेनियम जो होता है प्रोटेक्ट करवा रहा होता है फ्रॉम द हैवी मेटल्स और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है। इसके जो रोल है वो हम APST से याद रख सकते, यानी AP सेलेनियम G, ठीक है। अब ए से आ जाता है हमारे पास यहाँ पर कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले कर रहा है, पी से प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम हैवी मेटल्स, एस से आ जाता है कि सेलिनोसिस्टीन के अंदर प्रेजेंट है, और ग्लूटाथायोन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई भी रोल प्ले कर रहा होता है, साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है मस्कुलर डीजनरेशन और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है इसकी कमी की वजह से, और ऑर्गन मीट और सी फूड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और क्रोमियम आ जाता है, क्रोमियम जो होता है इंसुलिन फंक्शन को करवा रहा होता है, प्रमोट करा रहा होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल लो कर रहा होता है, ठीक है, और LDL कम और HDL ज़्यादा कर रहा होता है, यानी हेल्थ को प्रमोट कर रहा होता है। और ये हमारे पास यीस्ट, मीट और होल ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टार्ट से मैक्रो, माइक्रो और ये जो टाइप जो है ना क्लासिफिकेशन, इसका पता होना चाहिए, लाइक एक बार रीड हो। और उसके बाद कैल्शियम के जो फंक्शंस थे, बायोकेमिकल फंक्शन, ये UQ। और उसके बाद आ जाता है ये सीरम लेवल ऑफ द कैल्शियम, ये UQ है कि 9 से 11 mg/dl, और इसके अलावा 5.5 और 5.5 से तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाता है। और इसके अलावा आ जाता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमने क्या करना है कि इस तरह दरमियान में कैपिलरी बना देनी है, और उधर यहाँ पर इस तरह लगा के लिखने के कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है लेवल, और फिर लिख देना है कौन सी चीज़ें से करा रही हैं, और नॉर्मल कैल्शियम लेवल करा दिया, फिर यहाँ पर एरो बनाना है कैल्शियम लेवल कम हो गया, फिर बताना है क्या चीज़ें काम किया, और फिर इस तरह, ठीक है। तो हम वो रोल प्ले करने लगे हैं जो कि प्लाज्मा लेवल रोल स्टडी करने लगे हैं जो कि प्लाज्मा लेवल ऑफ द कैल्शियम मेंटेन करते हैं। PTH का रोल आ जाता है। PTH पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, और ये क्यों निकलता है जब सीरम कैल्शियम लेवल कम होता है, पैराथायरॉयड सेल इसे सेंस करते हैं, जाके बोन, किडनी और आई पे BK एक्ट करता है, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा और फास्फोरेट की कम करा रहा होता है।
ये क्या करता है, ये कैल्सिट्रायोल को कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करता है और फिर कैल्सिट्रायोल इंटेस्टाइन पे जाके ऐड करके इन दोनों की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है और इसकी वजह से नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं चीज़ें, यानी कैल्शियम नॉर्मल लेवल पे आ गया। उसके बाद कैल्सिटोनिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा होता है और ये इन तीनों के अलावा ब्लड पर भी एक्ट कर रहा होता है कि कैल्शियम लेवल इसने काम करना है। बाकी इन तीनों के ऑपोजिट इसने काम करना है, एरोज जहाँ ऊपर लगे वहाँ नीचे लग जाना है, ठीक है, कैल्शियम के केस में। और यहाँ पर जो होता है बोन के अंदर ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा होता है। ये अलग से भी यूक्यू आ जाता होता है ये वाला, और इन तीनों का अलग से भी यूक्यू आ जाता है कि रेगुलेटिंग फैक्टर्स कौन से प्लाज्मा के अंदर। विटामिन डी जो होता है वो हमारे पास या तो फूड सोर्स से आ रहा है या फिर सनलाइट से आ रहा है, ब्लड वेसल के अंदर आया, वहाँ से विटामिन डी लिवर के अंदर गया। लिवर के अंदर जब वो गया तो वहाँ पर उसने उस पर पीटीएच ने लिवर के बाद एक्ट किया और फिर वो कैल्सिट्रायोल की फॉर्म में किडनी में गया, वहाँ पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई और कैल्सिट्रायोल ने फिर जाकर इंटेस्टाइनल बोन पे एक्ट किया। उन्होंने कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा की, इसने डीमिनरलाइजेशन की, यानी बोन से कैल्शियम बाहर निकाला और इसके केस में पीटीएच ने काम किया और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर उसने कैल्शियम जो सीरम लेवल था वो नॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है यहाँ पर कि हाइपरकैल्सीमिया जो होती है इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यू क्यों नहीं है, रिकेट्स का सिनेरियो आता है। रिकेट्स के सिनेरियो के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का उन्होंने बताया होता है कि ज़्यादा हो रही है, इससे पता लग जाता है कि रिकेट्स का सिनेरियो आया। उसके बाद आता है कि सोडियम कैसे बैलेंस होता है, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, स्वेटिंग, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि सोडियम का बैलेंस का। बाकी जनरली ये जो हाइपर जो सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन के हैं, इन ये पढ़ लेने चाहिए बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ द YY2। यू क्यों नहीं आया एज सच बट दे आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ आयरन में डिस्कस करेंगे। ये वाला मैं कह रही थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे सोर्सेज लिखे हुए हैं, लाइक आयरन सोर्सेज अक्सर आ जाते हैं, तो इस तरह इसको लिख लेना चाहिए। फिर आ जाता है कि आयरन की डिफिशिएंसी है तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, तो MCV, MCH। और सीरम आयरन कम आए तो पता लग जाता है, सीरम फेरेटिन कम आए तो, या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो तो पता लग जाता है। उसके बाद फिर ये वाला आ जाता है हमारे पास कि ना एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है आयरन की। तो हमारे पास फूड से आयरन आता है जिस पर HCl ऑर्गेनिक एसिड काम करते हैं और फिर वो हमारे पास फेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक से जब उसने फेरस बनना होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड और सिस्टीन, ल्यूमन और GIT में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब फेरस से फेरिक बनना है तो फेरोक्सिडेज काम कर रहा है, जब फेरिक से फेरस बनना है तो फेरो रिडक्टेज काम कर रहा है। और म्यूकोजल सेल्स के अंदर फेरिक और एपोफेरेटिन मिलके फेरेटिन बना रहे होते हैं। फेरस जो है वो फेरिक के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्लाज्मा सेल बाय द हेल्प ऑफ द फेरोक्सिडेज 2 या सेटुलोप्लाज्मिन, और फेरिक जो है वो और एपोट्रांसफेरिन के साथ मिलता है और ट्रांसफेरिन बना देता है। अब उसकी मर्जी है लिवर में जाए, उसकी मर्जी है बोन में जाए, फेरेटिन हीमोसिडेन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बना दे। तो अगर हम जनरली बात करें ना तो आयरन जो होता है सबसे आगे पहले आके फेरस से फेरिक बनता है। फेरिक जो होता है वो एपोफेरेटिन के साथ मिलकर फेरेटिन बना देता है। अब म्यूकोसल सेल्स के अंदर वो या तो ब्लड के अंदर चला जाए या लॉस हो जाए, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन इसका जो कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल कर रही होती है, इसकी एक्सक्रीशन इसका कंसंट्रेशन ही कंट्रोल कर रही होती है। इसी को हम म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी कहते हैं। अगली बात आ जाती है आयरन स्टोरेज कैसे होती है। तो फेरेटिन और हीमोसिडेन आयरन स्टोरेज करा रहे होते हैं कहाँ, लिवर, स्प्लीन और बोन में, ठीक है। और ये जो होता है 25% बाय वेट या 35% बाय वेट, ठीक है। और हीमोसिडेन तब स्टोर करवा रहा होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में आयरन प्रेजेंट होता है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सिनेरियो आया तो या तो बच्चों के केस में आता है या फिर बड़ों के केस में आता है, जो कि अगर बच्चों के केस में आ रहा है तो वो फिर वो ये बता रहे होंगे हमें कि हुकवर्म्स जो हैं उसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है या फिर वो मिट्टी के साथ खेलते हैं, मिट्टी खाई है बच्चे ने। और अगर वो बड़ों केस में आएगा तो वो आएगा कि ओल्ड मैन था, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता था, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था, ठीक है, तो एनीमिया डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद हीमोसिड्रोसिस आ जाता है। हीमोसिड्रोसिस के केस में आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसमें बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा दी गई, यानी आयरन बहुत ज़्यादा ऐड करा दिया। आयरन जब ऐड करा दिया तो आयरन एक्सक्रीशन से नहीं एब्जॉर्प्शन से कंट्रोल होना था, तो एब्जॉर्प्शन मतलब हमने वो डायरेक्ट उसे डाल दिया अंदर। अब बॉडी खुद मतलब नेचुरली जा रहा होता तो बॉडी एब्जॉर्प्शन कंट्रोल कर लेती, लेकिन अब बॉडी ये नहीं कर पाई, हमने डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिए। फिर आ जाता है कॉपर किन किन कंपाउंड से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ जाती हैं वो ऑक्सीडेज आयरन के आखिर में मोस्टली के मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फिनोल ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, और इसके अलावा कुछ मशहूर जैसे ALA सिंथेज हो गया, यूरिकेज हो गया और कैटालेज हो गया, ट्रायासिन हो गया। आयोडीन का जो है ना ये सोर्सेज वो भी आते हैं। इसमें आखिर में ये पॉइंट लिख देना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड पर ना आयोडीन कंटेंट वाटर, सॉइल हर जगह कम हो जाता है, जो एनिमल प्लांट के फूड होते हैं वहाँ पर भी कम हो जाता है। उसके बाद जिंक की डिजीज़ हैं जो कि आया करती हैं कि जिंक डेफिशिएंसी से हमारे पास मतलब जो इसके फंक्शन है ना वो काम नहीं हो रहा, बस इतनी बात नहीं है कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, वूंड हीलिंग कम हो रही है, एनीमिया हो रहा है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, टेस्ट और सेंसेशन भी लॉस हो रही है, और स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर्ड हो जाए, क्योंकि हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन की सस्टेनेबिलिटी के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। और डिप्रेशन, डिमेंशिया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के अंदर जो न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। बाकी फिर है प्राइमरी जिंक मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसे हम एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी कहते हैं। एक्रोडर्मेटाइटिस यानी सरफेस पर स्किन के डर्मेटाइटिस हुआ हुआ है, ठीक है। और एंटेरोपैथी इसके अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास 3 सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं, 3 चीज़ों का ये मजमूआ है ये डिसीज़। पेरी एक्रल
और पेरी ऑसिफिशियल जो है ना डेमेटाइटिस हो रहा होता है, इसके अलावा डायरिया और एलोपेशिया हो रहा होता है, ठीक है। और जिंक अगर ज़्यादा है तो वो वेल्डर्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो इनहेल कर रहे होते हैं जिंक ऑक्साइड के फ्यूम्स, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, और फिर इसकी वजह से नोजिया, अल्सर्स, पेंक्रियाटाइटिस, एनीमिया और एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही होती है। उसके बाद आ जाता है सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट कैसे है। तो सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है सेल को, जैसे सुपर ऑक्साइड है उनसे उसने प्रोटेक्ट कर लिया सेल को। और इसके अलावा आ जाता है कि सीरियस फैक्टर्स जैसे होते हैं बायोलॉजिकल या एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स होते हैं, उससे ये वेस्कुलर एंडोथेलियम को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को और डीएनए और क्रोमोसोम इन सब की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है। और सेलिनोप्रोटीन्स होती हैं जो कि इंट्रासेलुलर रेडॉक्स स्टेटस को मेंटेन कर रही होती हैं।